इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता तो है। जल साहब, जब बात होती है एक्सपेंशनिज्म की, बात होती है कि जी क्या उससे बोलते हैं जी, पाकिस्तान जो है वो हम समझते हैं कि जी 370 का जो एक प्लान था इंडिया का, दैट इज एक्सपेंशनिज्म बेसिकली। हम उसको समझते हैं कि उसको रिमूव करना, फिर आपने लद्दाख को आप अगर में वो कर लेते हैं जी, यूनियन टेरिटरी बना लेते हैं, तो चाइनीज को भी आपसे यही मसला है जो हमसे मसला है। तो आप ये समझते हैं कि एक्सपेंशनिज्म इंडिया कर रहा है या एक्सपेंशनिज्म चाइना कर रहा है? वो तो कह रहे हैं कि जी, आप कहते हैं जी आपने हमारी टेरिटरी में आ गए, आपके वजीर आजम कहते थे कि हमारी टेरिटरी में आए नहीं है, उधर कह रहे हैं नहीं चीन एक्सपेंशनिज्म कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी साहब का पहला बयान है। आपके जो एम्बेसडर हैं चाइना में वो कह रहे हैं कि चाइना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जिस इस साइड पे है वापस चला जाएगा। तो ये बेसिकली इतने कंफ्यूज सिग्नल्स क्यों हैं? लद्दाख में जाके मोदी साहब ने एक्सपेंशनिज्म की बात कर दी और दिल्ली में बैठ के कहा नहीं एक्सपेंशनिज्म तो नहीं, इंडिया तो आए, चाइना तो आया ही नहीं हमारे अंदर। आप अगस्त में इलेक्शंस कर रहे हो जीबी में, वो एक्सपेंशनिज्म नहीं है? नहीं हमें छोड़े, हमें नहीं नहीं छोड़े। नहीं, क्यों नहीं? आप कर रहे हो तो वो भी एक्सपेंशनिज्म है। नहीं, फिर हमारी और क्या टेरिटरी है? में हम जो मर्जी करें। नहीं नहीं, तो फिर कश्मीर भी हमारी टेरिटरी, हम भी जो मर्जी वो करें। ये तो तो फिर बातों में है बात ना। वही है, क्यों जीबी भी तो डिस्प्यूटेड है जितना कश्मीर है। तो आप बोलो कि वो हमारी टेरिटरी, तो हम बोले ये हमारी है, तो बात नहीं तो नहीं, फिर उसको रहने दीजिए। तो क्योंकि वो दोनों तरफ बात वहीं पड़ जाएगी। पर नहीं जहां नहीं, चाइनीज का एक्सपेंशनिज्म की बात हो रही है, उसमें अगर आप देखिए, आप देख रहे हो साउथ चाइना सी में, आप देख रहे हो जापान के साथ, आप देख रहे हो लेटेस्ट व्लादिवोस्टॉक के साथ। पहले चाइना ने किर्गिस्तान को भी थ्रेटन किया कि भाई किर्गिस्तान वांट्स टू जॉइन चाइना। अब आप देख रहे हो भूटान के साथ। अब नेपाल के उन्होंने कुछ 35 एकड़ या 50 एकड़ जमीन उनकी ले ली है, वो एक्सपेंशनिज्म। तो एक्सपेंशनिज्म जब मोदी जी कह रहे हैं तो इस बात की कह रहे हैं, ठीक है। और एक्सपेंशनिज्म वो नहीं बात कह रहे कि जो आपके पास है उसको आप किस प्रकार ट्रीट कर रहे हो। तो वो तो फिर कहानी फिर पूरी पलट जाती है। चले इसमें मेरा ख्याल है कि मैं तो, आप भले कहते रहे कि जी जीबी में इलेक्शन करा रहे हैं ये एक्सपेंशनिज्म है, हालांकि वो तो ये एक, अगर हम एक और बहस में चले जाएंगे और हाँ, उसमें उसी सारे में कह रहे हैं, एक उसको और, छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, उसमें हम चले जाएंगे। मैं तो हाँ। मोदी साहब की कंफ्यूजन की बात कर रहा हूं कि दिल्ली में वो कहते हैं वो हमारी टेरिटरी में नहीं आया, उधर जाके कहते हैं एक्सपेंशनिज्म। और देखें चाइना को एक्सपेंशनिज्म, वो अगर साउथ चाइना सी हो, वो कुछ भी हो, मैं समझता हूं चाइना एक भले उनको हम जो मर्जी कहते रहे, लेकिन उनके एक लेजिटिमेट कंसर्न्स है साउथ चाइना सी के हवाले से और इंटरनेशनल वाटर्स के हवाले से। और दूसरा सर, आप नहीं मुझे देखते, मुझे आप ये तो, बताओ, मुझे ये बताओ, उनके कंसर्न्स है साउथ चाइना सी में, फिलीपींस के नहीं है, जापान के नहीं है, सबके मलेशिया के नहीं है, इंडोनेशिया के नहीं है। सबके तो मतलब कंसर्न्स तो सबके हैं। तो एक्सपेंशनिज्म का ये है कि अब आप मुझे बताइए, भूटान का जो क्लेम कर रहे हैं, भूटान के कंसर्न्स नहीं है। तो अब आप वो व्लादिस्टॉक बोल रहे हैं, तो रशिया के कंसर्न नहीं है। तो ये कंसर्न्स जो है, ये हर नेशन के अपने कंसर्न्स हैं। इसको दूसरा कैसे समझे, किस प्रकार समझे, वो कहानी अलग है। पर जहां पर आप कह रहे हो मोदी जी के जो स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसको लिंक कीजिए, जो क्लैरिफिकेशन, जो उनका मतलब था, वो खासतौर पे गलवान का था। जहां तक बाकी जगह है, अगर आप एलएसी समझे, एलएसी और एलओसी के अंदर एक डिस्टिंक्ट फर्क है। एलओसी शिमला अग्रीमेंट के लिए मार्क्ड है, एनजे 9842 तक या 9852 तक मार्क्ड है। एलएसी कहीं पे अग्रीड नहीं है। उनका इलाका है, उनका क्लेम लाइन, और हमारा इलाका है, हमारा क्लेम लाइन। अब दोनों क्लेम लाइन के बीच के अंदर की जगह है। अगर हम जाएंगे वो कहते हैं आप अंदर आए हो, अगर वो आएंगे तो हम कहते हैं आप अंदर आए हो। तो ये जो डिफरेंस है ऑफ परसेप्शन, क्योंकि ये लाइन ऑफ परसेप्शन है, तो इसका परसेप्शन तो रहेगा, ठीक है। और ये जो परसेप्शन लाइन है, क्योंकि इसका परसेप्शन का फर्क है, तो ये आप जब देखोगे तो दोनों साइड से आएगा। उसने चाइना कह रहा है कि आप हमारे इलाके में आए हो, हम कह रहे हैं आप हमारे में आए हो, क्योंकि ये एरिया ऑफ परसेप्शन है, जैसे आपके मैप में बड़े क्लियरली दिखाया है।
तो जल साहब एक बात और बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है वो, कि मुझे जो हैरानगी होती है वो ये होती है कि इंडिया जो है वो नई वॉर मशीन बड़ी खरीद रहा है, अपने वेपन्स बहुत खरीद रहा है। कभी जनाब वो देखते हैं जी कि मैं बल्कि वो फोर्ब्स की एक रिपोर्ट देख रहा था, फोर्ब्स मैगजीन की, वो कह रहे थे जी इंडिया इज बाइंग द रॉन्ग वॉर प्लेन्स फॉर फाइटिंग चाइना। तो मतलब ये बताएं कि आप इतनी मिलिट्री मशीनरी खरीद रहे हैं, वो जारी बात है हमें भी फिर खतरा पड़ता है, वो हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी डायलेमा, वो कहते हैं जी सिक्योरिटी ऑफ द वन बिकम्स इनसिक्योरिटी ऑफ द अदर। सो आप अगर चीन के लिए खरीदते हैं तो हम समझते हैं जी हमारे पास भी होना चाहिए, तो हम फिर अपना जो है वो अपना चाइना के साथ मिलके कोई जॉइंट बना लेते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इतनी मिलिट्री मशीन खरीदने के बाद गलवान से पता चलता है, लद्दाख से पता चलता है कि इतना कुछ होने के बावजूद जंग का जो ट्रेन है वो तो कोई और है, वो तो इकोनॉमी है, वो तो आपकी, जिसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर है। तो अगर आपने जंग का ट्रेन और आप नहीं समझते आप गलत जगह पे स्पेंडिंग कर रहे हैं और इंडियन मिलिट्री गलत फैसले कर रही है वेपन्स खरीदने में। कमर, जो जो आपने वो वॉरफेयर के डोमेन्स बताए हैं वो आपने बताए, मैंने नहीं बताया। दूसरी बात, नेशन की सिक्योरिटी डिपेंड करती है उसके मिलिट्री पावर के ऊपर। आपका मिलिट्री पावर इतना होना चाहिए कि आप एडवर्सरी को डेटर करें, ठीक है। डेटरेंस के लिए आपके पास वो फोर्स लेवल रिक्विजिट होनी चाहिए कि दूसरा 2 या 3 बार सोचे कि अगर मुझे कुछ करना है मैं अपने एम्स अचीव कर पाऊंगा मिलिटरीली या नहीं, और मुझे अगर एम अचीव करना है तो मेरे को कितना ज्यादा मैसिव फोर्स लेवल लगाना पड़ेगा एम अचीव करने के लिए। तो डेटरेंस डिपेंडिंग ऑन एडवर्सरी के ऊपर आप क्रिएट करते हो, जो आप फोर्स स्ट्रक्चर बनाते हो उसके लिए। अब जो आप ये फोर्ब्स वाली बात कह रहे हो रिगार्डिंग द रीसेंट परचेस ऑफ एयरक्राफ्ट, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जो आप करेंटली आपके जो पायलट्स ट्यून्ड है एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने के लिए, अगर आप वो एयरक्राफ्ट लोगे तो आपके पास लार्जर नंबर ऑफ ट्रेन्ड पायलट्स है केपेबल ऑफ यूजिंग दैट एयरक्राफ्ट। अगर आप कोई नया एयरक्राफ्ट लोगे जैसे रफेल या F-35 या कोई और नया लोगे जिसके लिए आपको पायलट्स को ट्रेन करना है इस्तेमाल करने के लिए, तो आपका उसका एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके पास और टाइम लगेगा। जो आपकी सर्विस में है और आपके प्रेजेंटली फ्रंट लाइन है उसको खरीदने से ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूव, आपके फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। अगला, हर नेशन ये इंश्योर करना चाह रहा है, कोई भी नेशन ले लीजिए, दो कि अपने पास उतना होना चाहिए कि हम एडवर्सरी को डेटर करें। अब आप पाकिस्तान की जो बात कर रहे थे कि इंडिया खरीदेगा तो पाकिस्तान को भी खरीदना पड़ेगा, तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो वही सोवियत यूनियन और यूएस वाली कहानी आ गई, क्योंकि एक तो कारण ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द यूएसएसआर तो वही था, एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। पर वो लाइटर वेन में है, वो नहीं है। इंटेंशन इज टू डेटर योर एडवर्सरी, और एडवर्सरी को ये है कि अगर कुछ हो तो हमारे पास कैपेबिलिटी है, मेन इंटेंशन वो है। तो बिल्कुल ये तो ठीक हो गया, लेकिन जैसे मैं एक रीडिंग पढ़ रहा था, वो ये कह रहे थे कि जो गलवान में हुआ उसका एक प्रॉब्लम डायरेक्ट मोदी साहब की डोमेस्टिक पॉलिसी से हो सकता है। मतलब ये कि मोदी साहब को रेपुटेशनल कंसर्न्स होंगे, मतलब जिस तरह वो एंटी पाकिस्तान नारे लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन चीन के साथ एक रेपुटेशन में कमी आई है, तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया कोई नया कॉन्फ्लिक्ट तैयार करे या नया कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे जिससे वो अपनी, मोदी साहब अपनी लॉस्ट रेपुटेशन हासिल करने के लिए पाकिस्तान के साथ एक शॉर्ट स्केल, जिस तरह वो कभी कहते हैं जी कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। तो ये कोई पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं या आप समझते हैं कि नहीं हुआ ही कुछ नहीं है, जो गलवान पे हुआ वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि इंडियन लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को या पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी रेपुटेशन वापस हासिल करने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए होगा? मुझे ये बताइए, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बजट कम नहीं हुआ कोविड-19 के कारण, जिसको 20% हाइक मिली है,
अगर वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा नहीं करेगा, अगर वो थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करेगा टेररिज्म में, मैं मिलिटरीली नहीं बात कर रहा, क्योंकि मिलिटरीली अगर जो वो फोर्सेस आई हुई है गिलगित बल्तिस्तान में, चाहे जो कारण से आई है, चाहे इलेक्शन का एक्सक्यूज ले लीजिए, चाहे जो ले लीजिए, कोई उसको एम्प्लॉय करके तो कुछ खास आएगा नहीं। पर मेन ये है, गलवान से पॉलिटिकली कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। गलवान का जो इम्पैक्ट, जो एंड रिजल्ट हुआ है, वो ट्रस्ट डेफिसिट का हुआ है इंडिया चाइना के बीच में। गलवान का जो इम्पैक्ट हुआ है, वो चाइनीज आर्मी को पता लगा है कि इंडियन सोल्जर बैक डाउन नहीं करेगा। उन्होंने 62 में देखा था कि चाहे वेपन्स नहीं थे, चाहे एमिनिशन नहीं था, पर लास्ट मैन लास्ट राउंड तक फाइट किया है। अब वेपन्स है, एमिनिशन है, इक्विपमेंट है, सारा कुछ है, तो वो बैक डाउन नहीं करेगा। आज जितने उनके डिविजन्स वहां डिप्लॉयड है, उतने इंडियन डिविजन्स डिप्लॉयड है, तो फोर्स लेवल्स मैचिंग रखे हुए हैं। तो इससे कहीं मोदी को असर नहीं पड़ा, ना कि वो कोशिश करेंगे कि कुछ करने के लिए अक्रॉस, क्योंकि लॉजिक है नहीं। हाँ, पर अगर आप लोग ये चाहोगे कि कुछ करे और आप लोग कोई छुरी लगाओगे या कुछ कोशिश करोगे करने के लिए, जैसे पुलवामा टाइप कोई रिपीट करोगे, तो फिर कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। नहीं तो इंडिया ने कभी, अगर आप देखो, कहीं कोई कमेंट आया है पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट फ्यू डेज में? कुछ नहीं आया है। मैं ये भी क्योंकि सवाल इंडिया ने, करूंगा। हाँ, क्योंकि इंडिया ने वो कमेंट्स नहीं दिया है। इंडिया कमेंट्स तभी देता है जब शुरुआत होती है। शुरुआत नहीं होगी, आपको कमेंट्स नहीं मिलेंगे। आप ट्वीट्स देखिए नरेंद्र मोदी के, इमरान खान के, कुरैशी साहब के। इमरान खान और कुरैशी में अगर हफ्ते में 2 या 3 बार मोदी के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ ट्वीट नहीं किया, तो पॉसिबली लग रहा है उनको रात को नींद नहीं आए। आपने एक ट्वीट देखा मोदी से उनके खिलाफ? नहीं देखा। आपने एक ट्वीट देखा कोई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से उनके खिलाफ? आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया नहीं चाह रहा कि मामला मतलब बिगड़ जाए। इंडिया चाह रहा है कि कहीं कोई समझदारी हो, कोई अंडरस्टैंडिंग हो। पर अगर अंडरस्टैंडिंग आएगी नहीं, तो फिर क्या करोगे? कि इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान बिल्कुल खामोश रहा है। आप चाइना के साथ क्या हुआ है, किस तरह कर रहे हैं, हम खामोश रहे हैं। हम वॉच करते रहे हैं, हम देखते रहे हैं, लेकिन हम खामोश रहे हैं, क्योंकि हमें पता था कि जो इंडिया के साथ हो रहा है या कर रहा है, अगर हम बोलेंगे तो इंडिया की टेंशन डाइवर्ट होगी, इंडिया को थोड़ा। मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये है कि हम नहीं चाहते थे कि इंडिया को मौका मिले आंखें चुराने का चीन से। सो वो लगे हुए हैं, वो लगे रहे वहीं पे। तो आपने वैसे यहाँ पे क्या नोट किया? बल्कि इंडियन मीडिया ने कह दिया और वहां पे सोशल मीडिया पे आ गया जी कि पाकिस्तान ने जो अपनी फौजें हैं मूव कर दी है जनाब चाइनीज बॉर्डर के साथ, और फिर आईएसपीआर को बकायदा उस पर क्लैरिफिकेशन भी देनी पड़ गई। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की खामोशी को इंडिया में कैसे देखा गया? पाकिस्तान की खामोशी तो अब ये है कि बाहर से खामोशी है, अंदर से क्या है वो फर्क हो सकता है। क्योंकि जब इंडिया का अटेंशन टुवर्ड्स चाइना होगा, तो इसको नेचुरली कोई भी और जो एडवर्सरी है कोशिश करेगा एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो एक्सप्लॉइट किस प्रकार करेगा? चाहे टेररिज्म बढ़ा के करेगा, चाहे बॉर्डर के ऊपर प्रेशर बढ़ा के करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। एक्सप्लॉइटेशन लेवल कितना बढ़ेगा जैसे इंडिया चाइना का टेंशन बढ़ता है, या नहीं बढ़ेगा जैसे इंडिया चाइना का टेंशन बढ़ता है, वो समय बताएगा। पर यस, ऑफिशियली भी कोई खास पाकिस्तान मीडिया में या पाकिस्तान की कोई इश्यूज नहीं आए हैं इंडो चाइना टेंशन के बारे में। आपके न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट करते रहते हैं, बट आपके लीडरशिप से कोई डायरेक्ट कमेंट्स नहीं आए हैं। सिर्फ जो अभी रिसेंटली एसएम कुरैशी और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग की बात हुई थी, जहां पे एसएम कुरैशी ने कहा था इंडियन एक्सपेंशनिज्म, इंडियन एक्सपेंशनिज्म तो पूरे रीजन को थ्रेटन कर रहा है। तो वो तो स्टेटमेंट तो हमें पता ही था, क्योंकि कुरैशी को तो देना ही था चाइना के सपोर्ट में, और वो तो बोलना ही था कि भाई इंडिया एक्सपेंशनिज्म है और इंडिया थ्रेट है। वो तो अंडरस्टूड था। उसलिए आपको देखो, आपने देखा होगा कि उस स्टेटमेंट के ऊपर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से कोई कमेंट नहीं आया।
ना वो करेंगे। ठीक है, तो ये एडवर्सरीज के साथ ये तो होगा ही होगा। तो सर आखिरी सवाल आपसे जो मैं करना चाहता हाँ हूं, वो इंडियन गवर्नमेंट कहती है, बल्कि मेरा ख्याल है उन्होंने किया था, आपके सीडीएस बिपिन रावत साहब ने कहा था कि हम टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकते, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। तो सर अगर ये टू फ्रंट वॉर नहीं हो सकती, तो मैं तो देख रहा हूँ थ्री फ्रंट चल रहा है। उधर नेपाल छोटा सा मुल्क है, लेकिन वो भी अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर बात कर रहा है जी कि हमें जो है वो दबाया जा रहा है, हमें कोर्स किया जा रहा है, भूटान ने आपका पानी रोक दिया। तो ये देखें, आप चाइना को कहते हैं वो हर जगह एक्सपेंशन है, इधर जो सार्क के ममालिक है वो आपको एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये टू फ्रंट थ्री फ्रंट वॉरफेयर, ये मतलब आप समझते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बचा हो जाएगा, इंडिया कोई ऐसी गलती नहीं करेगा और अपने नेबर्स को भी खुश करेगा? पहली बात तो हमेशा कहा गया है कि टू फ्रंट वॉर के लिए इंडिया हमेशा तैयार है। पहली बात, पहले तो ये डाउट क्लियर करा दी, क्योंकि फोर्सेस दोनों फ्रंट के लिए अलग है। देयर इज नो कॉमनैलिटी, रिजर्व्स अलग है, सब कुछ अलग है। चाहे रिसोर्सेस चाहिए, चाहे आपको एयर पावर बोलो, चाहे आपको आर्टिलरी बोलो, चाहे जो बोलो, सब रिसोर्सेस अलग है, पहली बात। सेकंड, नेपाल भूटान का जो पानी वाला इंसिडेंट है, अगर आपने उसके बाद के ट्वीट्स नहीं देखे जो भूटान के पीएम के निकले हैं, बहुत क्लियर ट्वीट है कि ये कोई कहानी नहीं है पानी ब्लॉक करने की, ये एक प्रॉब्लम आ गया था बिकॉज ऑफ मॉनसून, भूटान रिजॉल्व कर रहा है। पहले इंडियंस अंदर आके करते थे, पर कोविड-19 के कारण हम उनको अंदर नहीं आने दे रहे, हमारे लोग ही कर रहे हैं, ये सॉर्ट आउट। नेपाल के साथ जो करंट प्रॉब्लम है वो छोटा सा है, इट इज नथिंग वेरी मेजर, 2-3 गांव का इश्यू है। वो थोड़ा सा उधर इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रहा है नेपाल में। ओली की खुद की कुर्सी खतरे में है क्योंकि उसने ये जो कदम लिया और ब्लेम किया इंडिया को, तो इंडिया वेट एंड वॉच करेगा। अपने आप नेपाल में जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। ये इंडिया और नेपाल के रिलेशंस इज बियॉन्ड टाइम, रिलीजन, कल्चर, कॉमनैलिटी। इंडिया नेपाल कि पॉसिबली इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान के जैसे ओपन बॉर्डर्स है आपको दुनिया में ईयू के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा, या पॉसिबली यूएस कनाडा के, यूएस मेक्सिको के साथ भी सील हो गया है। तो ये जो ओपन बॉर्डर्स है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर नेपालीज तकरीबन 1.5 मिलियन या 2 मिलियन नेपालीज इंडिया में काम करते हैं, अलग अलग लेवल्स के ऊपर। इंडियंस नेपाल में काम करते हैं, तो ये इकोनॉमी बहुत इंटरट्वाइंड है। ये जो छोटी सी बात है, ये टेम्पररी फेज है, ये पॉलिटिकल सेविंग के लिए है। विद पैसेज ऑफ टाइम रिजॉल्व हो जाएगा, रेजोल्यूशन आएगा। भूटान के साथ कोई इश्यू है नहीं, इनफैक्ट भूटान का सिक्योरिटी इज इंडियाज जिम्मेवारी। तो जहां तक टू फ्रंट का है, बहुत टाइम से बिपिन रावत ने कभी नहीं बोला कि टू फ्रंट के लिए तैयार नहीं है। ही इज ऑलवेज सेड ढाई फ्रंट, एंड द हाफ फ्रंट जो वो बात कर रहा है वो जेएनके के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है, जो आपको पता है कहां से शुरू होती है, तो उसको छोड़ दीजिए। तो ये जो है ये उसकी बात हो रही है। जन साहब एक छोटा सा लाइटर नोट पे आखिरी सवाल है, वो मोदी साहब कल गए थे वहां पे, उधर लेह में गए, तो वहां पे वो एक मजाक बन गया जी के वो मोदी साहब जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम में इंडियन आर्मी ने वो सारे फौजियों की बेल्ट लगा दिए और पीछे वो लगे हुए थे, प्रोजेक्टर लगे हुए थे। किसी ने कहा जी कि वहां पे तो कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं था। तो वो आज इंडियन मिलिट्री की वो मैं देख रहा था एक प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है कि उन्होंने कहा भाई कि वो एक्चुअली एक्सटेंशन है, तो इस तरह। तो ये थोड़ा उल्टा नहीं पड़ गया मोदी साहब को, वो कह रहे फोटोशूट के लिए गए थे। तो आप क्या देख रहे हैं सर इसको? नहीं, इसका ये हॉस्पिटल तो मैं जा चुका हूं, एक नहीं 2-3 बार। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह कोना कोना जानता हूं। जब कोविड-19 शुरू हुआ, क्योंकि ले लद्दाख और अरुणाचल 2 इलाके हैं और लार्ज एक्सटेंट में वैली के अंदर भी, खास तौर पे जो रिमोट एरियाज हैं, उधर लोकल पॉपुलेशन आर्मी फैसिलिटीज, स्पेशली मेडिकल फैसिलिटीज के लिए फ्री है इस्तेमाल करने के लिए। तो ये जो रूम है, ये हर हॉस्पिटल के अंदर, एवरी मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर एक इनका एक कमरा होता है विच इज बेसिकली फॉर कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कशंस, खास तौर पे मेडिकल डिस्कशंस।
इट इज अ प्री रेक्विजिट हर हॉस्पिटल में, चाहे आप छोटे में जाओ बड़े में जाओ, आपका एक ऐसा एवी रूम मिलेगा जहां पे इन लोगों के जो ये मेडिकल डिस्कशंस होते हैं, विच इज अ रेगुलर फीचर, हर हॉस्पिटल में हफ्ते में 2 बार होता है, तो ये वहां इस्तेमाल होता है। और एनी वीआईपी कम्स, वहां ब्रीफिंग होती है। जब कोविड-19 शुरू हुआ तो ऑटोमेटिकली 100 बेड फैसिलिटी बढ़ाई गई, तो ये सब इलाकों को कन्वर्ट कर दिया इनटू 100 बेड फैसिलिटी। अगली बात, अगर इनको 18 दिन बाद ड्रिप देना है या इनको अगर 18 दिन बाद ब्लड चढ़ाना है, तो ये किसी हालत ले में नहीं होंगे, इनको अभी तक श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया होगा। तो ये ले में इसलिए है क्योंकि इंजरीज इनकी माइनर है, मेजर नहीं है, तो इसलिए इनको ले में रखा हुआ है, क्योंकि ले हॉस्पिटल बेसिकली पहला ट्रीटमेंट फैसिलिटी है। मेन फैसिलिटी बेस हॉस्पिटल श्रीनगर और चंडीगढ़ है, तो ये इसीलिए वहां पे है। और ये जो है आप देखोगे कि इनकी खासतौर पे पॉलिटिकल लाइन में प्रो मोदी, एंटी मोदी, प्रो गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट, प्रो आर्मी, एंटी आर्मी काफी चलता है। डेमोक्रेसी है, कोई इनको रोक नहीं सकता, ठीक है। ये हालत नहीं है कि भैया कोई अगर डीजीआईएसपीआर के साथ खिलाफ गया तो अगले दिन कुछ पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, उसलिए कमर चीमा बहुत संभाल के बात करता है। देखिए सर, जैसा इंडिया के लिए तो एक बड़ी क्लियर बात है जी, पाकिस्तानी फौज को डिस्क्रेडिट करो, डेमोक्रेसी को डिस्क्रेडिट करो, आईएसपीआर पे अटैक करो, ये तो आपकी 2 4 5 किसी भी के, क्योंकि इंडियन मीडिया पे जाने का इत्तेफाक रहता है और किसी भी भारतीय अगर से बात करें, आप जैन साहब हैं, आपका भी वही स्टाइल है जी, क्योंकि वो देखे बात करेंगे तो आईएसपीआर का फोन आ जाएगा। भाई आईएसपीआर अपना काम करता है, सारे अदारे अपना काम करते हैं। और मैं चलो वही छोड़ देते हैं, वही छोड़ देते हैं।